फ्रेंड्स, मैंने आपको यूपीएससी के ऑप्शनल है ना ऑप्शनल हिस्ट्री है ना हिस्ट्री का सिलेबस आपको बताया। ऑप्शनल का सिलेबस पेपर 1 का बताया मैंने, है ना, पेपर 1 का। अब पेपर 2 का मैं बताऊंगा। पेपर 2 का मैं फिर बता देता हूँ कि आप यूपीएससी में एक ऑप्शनल चुन सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शनल चुन सकते हैं। ऑप्शनल क्या होता है? 2 पेपर होता है, ठीक है, 2 पेपर। एक होता है 250 मार्क्स का और एक होता है 250 मार्क्स का, ठीक है। दोनों मिल के 500 मार्क्स का ये होता है, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2, ऑप्शनल पेपर 2। तो पेपर 1 का मैंने सिलेबस डिस्कशन कर दिया है। इसमें प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत आता है, मध्यकालीन भारत, ठीक है। ये दोनों मैंने डिस्कस किया, आप देखे जाके प्लेलिस्ट में। आप हिंदी मीडियम मैंने इस चैनल का नाम भी रखा है ताकि आप लोग, ये सिर्फ आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग समझिए, बिंदास होकर पढ़िए। देखिए पेपर 2, यहाँ पर देखिए, एक मिनट। अब मैं बताऊंगा कि पेपर 2 जी ऑप्शनल पेपर 2, ऑप्शनल पेपर 2 में क्या होता है? एक होता है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री और एक होता है आपका मॉडर्न इंडिया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कैसे आता है फिर से मैं बता दूँ, 2 पेपर में, पेपर 1 पेपर 2। इसमें क्या क्या होता है? इसमें 1 2 3 और 4 क्वेश्चन होते हैं, ये कंपलसरी होता है, ये सब आपको करना होता है। और 5 6 7 और 8, इतना में ये कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होता है, ये मैंने बताया। 2 3 4 और 6 7 8 में से आपको सारे को मिला के आपको 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। इतने सारे 8 क्वेश्चन, 8 में आपको 5 क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। 3 आवर का प्रत्येक में आपका पेपर होता है, 3 आवर टाइम मिलता है, ठीक है। और कितना क्वेश्चन बनाना है आपको? 5 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, 5 क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है, ताकि दोनों पेपर आप टच कर सकें। तो अभी मैं क्या बताऊंगा? मैं बताऊंगा यूपीएससी का प्रश्न पत्र 2। यहाँ पर देखिए, प्रश्न पत्र 2, प्रश्न पत्र 2। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कॉपी लेके बैठे हों। सिलेबस को समझना या इसका यह मतलब है कि आप लोग उसको लिख रहे हैं, आप लोग बार बार उसको सुन रहे हैं, बार बार उसका वर्ड याद कर रहे हैं। आपको वो एकदम याद होना चाहिए, एकदम मेमोराइज़ नहीं होगा कि कौन सा सिलेबस क्या है, तो आपको काम नहीं आएगा। ये देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लाइए, देखिए, भारत में यूरोप का प्रवेश, भारत में यूरोप का प्रवेश, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। भारत में यूरोप का प्रवेश, यूरोप का भारत में कैसे प्रवेश हुआ, ये देखिए। चलिए अब देखते चलिए। प्रारंभिक यूरोपीय बस्तियां, जो प्रारंभिक यूरोपीय बस्तियां थी वो कैसे थी? यूरोप का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूरोप का, ठीक है, यूरोप का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज व फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियां, ठीक है। कौन कौन सा? पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियां। ये जो कंपनियां हैं, आधिपत्य के लिए उनके युद्ध, कर्नाटक युद्ध, है ना। कौन कौन सा युद्ध? यहाँ देखो, है ना, उनके युद्ध, कर्नाटक युद्ध, बंगाल अंग्रेज एवं बंगाल के नवाब के बीच में जो हुआ था संपर्क, वो बताना है। सिराज और अंग्रेज, प्लासी का युद्ध, प्लासी का महत्व, ये बताना है। प्लासी का युद्ध समझना है मेन, कर्नाटक युद्ध समझना है 2, और प्लासी का महत्व समझना है, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं। तो पुर्तगाल, कौन कौन सा? फिर से एक बार समझिए। पुर्तगाल पढ़ना है, यहाँ ध्यान दीजिए। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इन सब का ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है कर्नाटक युद्ध, पढ़ना है बंगाल, पढ़ना है बंगाल एवं अंग्रेज जो था वो नवाबों के बीच जो हुआ था युद्ध, वो पढ़ना है। मैं सब कुछ बताऊंगा बाद में, अभी आप सिर्फ सिलेबस एनालाइज करिए। बुक मैं इसके लिए भी सजेस्ट करूंगा, पर अभी कुछ नहीं, अभी सिलेबस करिए, फिर पीवाईक्यू देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। भारत में ब्रिटिश प्रसार, अगला क्या है? 2 नंबर नोट करिए, भारत में ब्रिटिश प्रसार। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा आपको? यहाँ ध्यान दीजिए। बंगाल, मीर जाफर एवं मीर कासिम, बक्सर युद्ध, मैसूर, मराठा, 3 अंग्रेज, मराठा युद्ध, पंजाब, है ना। यहाँ देखिए, बंगाल करना है, मीर जाफर आपको पढ़ना है, मीर कासिम पढ़ना है, बक्सर युद्ध पढ़ना है, मैसूर के बारे में पढ़ना है, मराठा के बारे में पढ़ना है ना। 3 अंग्रेज, मराठा युद्ध और पंजाब, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आगे देखिए। अगला नंबर नोट करिए। ब्रिटिश राज्य की प्रारंभिक संरचना, ब्रिटिश राज्य की प्रारंभिक संरचना। यहाँ पे क्या बात है? यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। प्रारंभिक प्रशासनिक संरचना, शुरुआत में जब ब्रिटिश राज्य का स्थापना हुआ तो वो क्या था, उसका शुरुआत का प्रशासन कैसा था, उसका संरचना। द्वैध शासन से प्रत्यक्ष नियंत्रण तक, है ना, द्वैध शासन से प्रत्यक्ष नियंत्रण तक आपको पढ़ना है कि द्वैध शासन का कैसे ब्रिटिश था, उसका कैसे उन्होंने प्रत्यक्ष शासन किया, ये आपको पढ़ना है। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है आपको 1773
का, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, चार्टर एक्ट आपको 1833 का, मुक्त व्यापार का स्वर एवं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का बदलता स्वरूप, ठीक है, और अंग्रेजी उपयोगितावाद और भारत, है ना। तो यहाँ देखिए अंग्रेजी उपयोगितावाद और भारत कैसे आ गया, ये आपको समझ रहे हैं कि कैसे कैसे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा भारत में, ये आपको पढ़ना है। और उस वक्त भारत का कंडीशन क्या था, है ना। और यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, द्वैध शासन से प्रत्यक्ष नियंत्रण तक पढ़ना है, प्रशासनिक संरचना पढ़ना है, प्रारंभिक प्रशासनिक संरचना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1833, ये सब पढ़ना है आपको। मुक्त व्यापार क्या कैसे हो गया शुरू, ये पढ़ना है। ये सब हमको इसमें पढ़ेंगे। अगला नोट करिए, अगला है आपका, यहाँ देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव, ठीक है। यहाँ देखिए पहला, इसमें 2 खंड है, एक खंड का इसमें लिखा है ब्रिटिश भारत में भूमि राजस्व बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, महालवारी बंदोबस्त, राजस्व प्रबंध का आर्थिक प्रभाव, कृषि का वाणिज्यीकरण, भूमिहीन कृषि श्रमिकों का उदय, ग्रामीण समाज का परीक्षण, है ना। यहाँ पर समझिए फिर से, यहाँ क्या बोला कि ब्रिटिश में भारत भूमि, ये आपको समझना है। स्वराज, है ना, राजस्व कैसे आता था, कर कैसे लिया जाता था, राजस्व बंदोबस्त कैसा था, स्थानीय बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, मालवारी बंदोबस्त, ये सब कहाँ से है, ब्रिटिश से संबंधित है, ये सब आपको पढ़ना है। स्वराज, राजस्व प्रबंधन कैसे किया जाता था कि कहाँ से कौन से पैसे लिए जाएंगे टैक्स के रूप में। आर्थिक प्रभाव क्या था, कृषि का वाणिज्यीकरण कैसे हुआ, और भूमिहीन कृषि श्रमिकों का उदय, ये क्यों होने लगा, ये हम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, ये हमारा आज भी देखा जाता है कि भूमिहीन कृषि श्रमिकों का उदय कैसे होने लगा। जिसके पास ज़मीन नहीं है वैसे श्रमिक कैसे उद्भव होने लगे, ज़मीनें छोटी होने लगी, कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल इसमें पढ़ेंगे। ग्रामीण समाज का परीक्षीपन, है ना, परीक्षीपन, ग्रामीण समाज का क्या हालत था उस वक्त, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ख नंबर, यहाँ पर देखिए ख नंबर, इसमें क्या लिखा है, पारंपरिक व्यापार एवं वाणिज्य का विस्थापन, है ना, अनौद्योगिकरण, पारंपरिक शिल्प की अवनति, धन का अपवाह, भारत का आर्थिक रूपांतरण, टेलीग्राफ एवं डाक सेवाओं समेत रेल पथ एवं संचार जाल, ग्रामीण भारतीय प्रदेश में दुर्भिक्ष एवं गरीबी, यूरोप व्यापार उद्गम एवं इसकी सीमाएं, ठीक है। यहाँ क्या क्या है समझिए एक बार फिर से। पारंपरिक व्यापार और वाणिज्य, इसके बारे में समझना है। विस्थापन क्या का कैसे विस्थापन हो गया, ये आपको समझना है। औद्योगिकरण समझना है। पारंपरिक शिल्प की अवनति, है ना, ये पढ़ना है आपको। धन का अपवाह कैसे होता है, ये समझना है उस वक्त। भारत का आर्थिक रूपांतरण कैसे हो रहा था। टेलीग्राफ डाक सेवाओं का क्या, रेल पथ, रेलवे का लाया गया था, डाक पथ का लाया गया था। इनफैक्ट सिविल सेवा भी इन्होंने ही लाया था, तो वो सब भी आगे पढ़ेंगे। संचार जाल में क्या है, संचार की क्या क्या भूमिका थी, कैसे होता था। ग्रामीण भीतरी प्रदेश में दुर्भिक्ष गरीबी, क्या गरीबी हुआ ग्रामीण में, पूरा एकदम जटिल गरीबी है उसको, और फिर ये सब पढ़ेंगे। यूरोप व्यापार उद्गम एवं इसकी सीमाएं, ठीक है। अगला पॉइंट नोट करिए आप इसको नोट करते चलिए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, यहाँ ध्यान दीजिए। स्वदेशी शिक्षा का है ना, स्वदेशी शिक्षा का क्या लिखा हुआ देखिए, स्वदेशी शिक्षा की स्थिति, स्वदेशी शिक्षा की स्थिति, इसका विस्थापन, प्राच्यविद आंग्लीविद विवाद, है ना, और फिर भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रारुभाव, प्रेस साहित्य एवं लोकमत का उदय, आधुनिक मातृभाषा साहित्य का उदय एवं विज्ञान की प्रगति, भारत में क्रिश्चियनरी मिशनरी के कार्यकलाप। यहाँ समझते हैं फिर से एक बार, 1 मिनट मैं समझाता हूँ ध्यान से। ये जो विवाद हुआ था, इस विवाद को आपको पढ़ना पड़ेगा। प्राच्यविद आंग्लविद विवाद इसका नाम है, इसको मैं समझाऊंगा क्या था। स्वदेशी शिक्षा की स्थिति, स्वदेशी शिक्षा की स्थिति कैसे हो गई। स्वदेशी शिक्षा में अंग्रेजों ने जब आया तो वे हमारी शिक्षा को प्रभावित करना चाह रहे थे कि कैसे वे अपनी शिक्षा यहाँ पर वेस्टर्न डाल सके यहाँ पे, तो वो चीज़ें हुई। फिर भारत में पश्चिमी शिक्षा का क्या प्रभुत्व रहा, ठीक है, स्वदेशी शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा का क्या प्रभुत्व रहा। प्रेस का क्या भूमिका रहा, साहित्य का और लोकमत का उदय कैसे हुआ, आधुनिक मातृभाषा
भाषा साहित्य का उदय कैसे हुआ, विज्ञान में प्रगति कैसे हो गया, और ये वाला क्रिश्चियन जो मिशनरी था वो उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए अगला पॉइंट नोट करिए जल्दी जल्दी, मैं फिर इस सब के बारे में जल्दी जल्दी आपको सिलेबस ऑन करूँगा। यहाँ देखिए बंगाल एवं अन्य क्षेत्रों में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। आपको पता होगा बंगाल एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था उस वक्त। क्या है देखिए, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, उसके बाद ब्रह्म आंदोलन है ना, ब्रह्म आंदोलन, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, युवा बंगाल आंदोलन, दयानंद सरस्वती, भारत में सती विधवा विवाह है ना, बाल विवाह आदि, ये कुरु प्रथाएं जो हमारे देश में चली आ रही थी। जो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे फिर से मैं बता दूँ कि जो नाम दिया गया है वो व्यक्तित्व है। मैंने बताया था व्यक्तित्व को अध्ययन करते हैं। तो राजा राम मोहन राय, ब्रह्म आंदोलन, ये आंदोलन था, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, युवा बंगाल आंदोलन, और दयानंद सरस्वती, भारत में सती प्रथा, विधवा विवाह और बाल विवाह आदि, ये सब हम लोग को पढ़ना है एक एक करके, कैसे क्या उसका स्थिति रहा आगे समझिए। समेत सब सामाजिक सुधार आंदोलन, जो भी आंदोलन हुआ सामाजिक सुधार आंदोलन, जो समाज को सुधारने के लिए आंदोलन किए गए हैं वो सब पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के विकास में भारतीय पुनर्जागरण, आधुनिक भारत के विकास में, कैसे विकास में भारत का पुनर्जागरण का योगदान, ठीक है। इस्लामी पुनरुद्वार वृत्ति है ना, इस्लामी पुनरुद्वार वृत्ति है ना, फराइजी एवं बहावी आंदोलन, ये जो आंदोलन था ये आपको इस्लाम से कनेक्टेड है, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, फराइजी एवं वहाबी आंदोलन, ठीक है, ये आपको पढ़ाऊंगा। देखिए आपको ये सब पढ़ना है। यहाँ 7 नंबर पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको नोट डाउन करिए। ब्रिटिश शासन के प्रति भारत की अनुक्रिया, ब्रिटिश शासन जब भारत में आया तो भारत का उसके प्रति क्या अनुक्रिया रहा, ये देखिए क्या क्या है यहाँ ध्यान से देखिए। रंगपुर डिंग 1783, रंगपुर डिंग 1783, यहाँ पर देखिए नोट डाउन करते चलिए, ये सब हम अलग से बताऊँगा इसमें क्या हुआ था। कोल विद्रोह 1832 है ना, मालाबार में मोलवा विद्रोह 1841 से 1920, संथाल हुल 1855, नील विद्रोह 1859 से 60, दक्कन विप्लव 1875 एवं मुंडा उलगुनान, ठीक है, मुंडा उलगुनान, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कैसे हुआ था। समेत 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में हुए किसान आंदोलन, ठीक है, कौन सा किसान आंदोलन, 18वीं और 19वीं सदी में हुए किसान आंदोलन, ठीक है, याद रखिए। जनजातीय विप्लव है ना, जनजातियों में क्या हो रहा था ये भी पढ़ाऊंगा। 1857 का महाविद्रोह उद्गमन, देखिए यहाँ पर 1857 का महाविद्रोह उद्गम, स्वरूप कैसा था, असफलता के कारण क्या थे, परिणाम क्या था। पश्चिम 1857 काल में किसान विप्लव के स्वरूप में बदलाव, और 1920 से और 1930 के दशकों में हुए किसान आंदोलन। तो सबसे पहले कहाँ का किसान, 18वीं सदी से इसमें किसान आंदोलन हुआ था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में किसान आंदोलन, उसके बाद 1920 और 1930 के दशक में हुए किसान आंदोलन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। फिर जितने भी ये टॉपिक्स हैं ये एक एक करके मैं सबके पर वीडियो बनाऊंगा, कॉन्सेप्ट की कौन से बुक से पढ़ना है, स्टैटिक कहाँ से कैसे कवर करेंगे, सबके बारे में आपके पास नोट्स होगा, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ देखिए अगला, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म के कारक, भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म के कारक, भारत में राष्ट्रवाद की धारणा कैसे आई, उसका जन्म का कारक क्या, संघों की राजनीति क्या थी उस वक्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बुनियाद क्या थी, कांग्रेस के जन्म के संबंध में सेफ्टी वल्व का पक्ष क्या था, उसके जन्म, कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ, कांग्रेस का इतिहास पूरा समझेंगे। कांग्रेस का बहुत ही जो आज कांग्रेस पार्टी इससे अलग थी कांग्रेस पार्टी, किंतु इसी से आई है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था उस वक्त, एक जन आंदोलन के रूप में वो उभरा था। प्राथमिक कांग्रेस के कार्यक्रम एवं लक्ष्य, प्रारंभिक कांग्रेस नेतृत्व की सामाजिक रचना, नरम दल एवं गरम दल, यहाँ देखिए नरम दल एवं गरम दल, इसको हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। बंगाल का विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है, बंगाल का विभाजन कब, 1905, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन कब, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन, ये हम लोग पढ़ेंगे। स्वदेशी आंदोलन से आर्थिक राजनीतिक और परिप्रेक्ष्य है ना, कि आर्थिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आपका
स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ था, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। भारत में क्रांतिकारी उपग्रंथ का आरंभ क्या हुआ, ठीक है। इतिहास में क्या होता है कि कई इतिहासकारों ने कई किताबें छापी है, सभी अपने आप में खास है, बहुत बेहतरीन है, पर हमें यूपीएससी के दृष्टिकोण से क्या करना है, हमें टू द पॉइंट सिलेबस से हमें चलना है। हम क्या करेंगे कि सिलेबस का जो टॉपिक है, जो भी उस टॉपिक को बढ़िया से बताया है वो बुक से हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड बुक फिक्स होते हैं तो उसको पढ़ेंगे, उसके अलावा जो कहीं अलग सोर्स होगा तो मैं उसको ऐड ऑन कर दूंगा, आपको कुछ खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, गांधी का उदय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। गांधी का उदय, गांधी के बारे में कई विचारधारा आज भी फैली हुई है लोगों के मन में कि गांधी ने हमारे देश को आज़ाद दिलाया भी कि नहीं, क्यों उसका नाम इतना ये है, पर हम डिटेल से पढ़ेंगे और ये आप पर है कि आप कैसे उसको देखते हैं, निर्णय आपको लेना है, ठीक है, ऐसे कोई नहीं। लेकिन हमारे नेताओं को, हमारे देश के बलिदान जो भी किए हैं, कुछ भी योगदान है, तो उसके बारे में हमें बुरा तो कम से कम नहीं बोलना चाहिए, ये मेरा मानना है। आगे देखिए, गांधी के राष्ट्रवाद का स्वरूप, और ऐसे व्यक्ति जो अहिंसा का मार्ग हमें बताते हैं उसका तो बुरा एकदम नहीं मानना चाहिए। तो गांधी के राष्ट्रवाद का स्वरूप, गांधी के राष्ट्रवाद का स्वरूप, कैसा राष्ट्रवाद वो चाहते थे, उसका स्वरूप क्या था, है ना। मेरे सपनों का भारत एक किताब है, मैंने पढ़ी है, उसमें काफ़ी अच्छा से ये सभी चीज़ों को डील किए हैं, पर कुछ कुछ चीज़ जो है सो किसी को नहीं पसंद आ सकता है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। बट गांधी में राष्ट्रवाद का स्वरूप, गांधी का जनाकर्षण, है ना, जन का जो लोग थे उसका क्या आकर्षण था गांधी पे, गांधी कितने महान थे उन लोगों के लिए, ये मैं पढ़ाऊंगा। रॉलेट सत्याग्रह ये पढ़ना है, खिलाफत आंदोलन ये पढ़ना है, असहयोग आंदोलन, ये सब किससे संबंधित है, गांधी से। कौन कौन, फिर से मैं एक बार दिखा दूँ, यहाँ पर देखते चलिए, अब एक बार बताऊंगा बस। यहाँ रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभिक होने तक राष्ट्रीय राजनीतिक सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज परिषद, है ना, पहले में नहीं गया, दूसरे में गया, तीसरे में नहीं गया, ऐसे इसको पढ़ेंगे पूरा अच्छा से। गोलमेज परिषद क्या था, राष्ट्रवाद और किसान आंदोलन ये पढ़ना है, राष्ट्रवाद एवं श्रमिक वर्ग आंदोलन, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या हो, याद रखिए, राष्ट्रवाद पढ़ना है, किसान आंदोलन इस वक्त भी चल रहा है, इसको पढ़ना है, राष्ट्रवाद एवं श्रमिक वर्ग का जो आंदोलन था उसको पढ़ना है, महिला एवं भारतीय युवा का अलग चल रहा था उसको पढ़ना है, भारतीय राजनीति में छात्र 1885 से 1947, है ना। भारतीय राजनीति में छात्रों की बहुत भूमिका होने लगी उस वक्त सभी छात्र उभर कर आए सामने, बहुत कम उम्र के छात्र, हम आपके उम्र के छात्र उस वक्त आज़ादी में भूमिका निभा रहे थे। 1885 से 1947 तक, 1937 का चुनाव तथा मंत्रालयों का गठन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, वैरेल योजना, है ना, वैरेल योजना, और क्या है, कैबिनेट मिशन, यहाँ पर सोचिए कैबिनेट मिशन। तो एक बार फिर बता दूं मैं इसमें क्या क्या, जल्दी जल्दी इसमें गांधी के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे, जो रूप से उसका राष्ट्रवाद का क्या स्वरूप था, ये गांधी का जन आकर्षण कैसा था, उनका कैसा लोगों के प्रति ये था, रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन से लेके सविनय अवज्ञा तक जितने भी चीज़ें हुई हैं वो सब, जैसे कि है ना, यहाँ पर 2 चरण में पढ़ेंगे, कमीशन जो था वो साइमन कमीशन, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज परिषद, राष्ट्रवाद, है ना, किसान आंदोलन, राष्ट्रवाद एवं श्रमिक आंदोलन, महिला का भूमिका क्या था, युवा का भूमिका क्या था, किसमें, भारतीय राजनीति में छात्रों की भूमिका क्या थी, 1885 से लेके 1947 तक, ठीक है। 1937 का चुनाव तथा मंत्रालयों का गठन कैसे किया गया, क्रिप्स मिशन को समझेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन और वैरेल योजना और कैबिनेट मिशन, ये सब के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा टॉपिक है, मैं तो कहूँगा ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है। आगे चलिए, औपनिवेशिक यहाँ पढ़िए आप, अगला टॉपिक पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, औपनिवेशिक, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, औपनिवेशिक, यहाँ पर चलिए औपनिवेशिक, इसमें क्या क्या पढ़ना है, भारत में 1985 और 1935, रुकिए एक मिनट, भारत में 1958 और 1935 के बीच संवैधानिक घटनाक्रम, 1935 से लेके 1958 का जो घटनाक्रम है, संवैधानिक घटनाक्रम, संवैधानिक विकास कैसे हुआ, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संवैधानिक विकास क्या है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए अगला क्या है, अगला टॉपिक है यहाँ, ये देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य कड़ियाँ, क्रांतिकारी, यहाँ देखिए क्रांतिकारी बंगाल, है ना, यहाँ देखिए क्रांतिकारियों को यहीं पर पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य कड़ियों में क्या पढ़ेंगे, क्रांतिकारी, गांधी को देखिए अलग रखा है और क्रांतिकारियों को यहाँ पर अलग रखा है, यूपीएससी भी समझता है कि क्रांतिकारियों की भी अलग भूमिका थी और गांधी की भी अलग भूमिका थी, तो हम लोग दोनों को समझेंगे कैसे वो डिटेल में समझें।
बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, भारत से बाहर वामपंथ, कांग्रेस के अंदर का वाम पक्ष, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य वाम दल। यहाँ समझिए खास तौर पे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वामपंथ जो कांग्रेस के अंदर घुस गया था और बाहर भी जो था वो दोनों। सुभाष चंद्र बोस को पढ़ेंगे, नेहरू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नेहरू के बारे में, ठीक है। उसके बाद वाम दल पढ़ेंगे, है ना। और कहाँ कहाँ से ये राज्यों को बता ही दिया गया, देखिए क्रांतिकारियों को मुख्य रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए। ये क्या है देखिए यहाँ पर, अलगाववाद की राजनीति। अलगाववाद की राजनीति आपको पता होगा, बहुत ही भयानक राजनीति उस वक्त चलने लगी। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सांप्रदायिकता एवं विभाजन की राजनीति, सत्ता का हस्तांतरण और स्वतंत्रता। मुस्लिम लीग का मांग होने लगा कि पाकिस्तान का मांग आपको पता होगा। हिंदू महासभा का गठन किया गया। सांप्रदायिकता एवं विभाजन की राजनीति चलने लगी, हमें विभाजित करके दीजिए, भारत और पाकिस्तान को अलग करिए, है ना। राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इस पर हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। इसको पढ़िए, अब क्या लिखा हुआ है, एक राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ीकरण। एक राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ीकरण, कैसे हम लोग एक राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ीकृत हुए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो सरदार पटेल है उनकी क्या भूमिका थी। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। नेहरू की विदेश नीति, क्या इतना, नेहरू का जो विदेश नीति है आज भी प्रासंगिक है, बहुत ही बेहतरीन विदेश नीति थी। भारत, और जब हम लोग IR पढ़ते हैं तो इसका नेहरू का से लेके और अभी वर्तमान का हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ आपको काम आ जाएगा। भारत और उससे उसके पड़ोसी कितना 1947 से 64 तक, राज्यों का भाषावाद पुनर्गठन 1935 से 47 तक, क्षेत्रीयतावाद एवं क्षेत्रीय असमानता जो भेदभाव था वो, भारतीय रियासतों का एकीकरण, निर्वाचन की राजनीति में रियासतों के नरेश प्रिंस और भारतीय राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न। यहाँ पर समझिए आप, उस वक्त क्या होने लगा कि राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न होने लगा कि कौन सा भाषा को चुना जाए, ठीक है। और बाकी सब और भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे, रियासतों को कैसे जोड़ा गया, क्या सब भाषा का क्या था, खासतौर पे नेहरू की विदेश नीति यहाँ पर ये पढ़ना है, और विदेशी पड़ोसी जो थे हमारे 1947 से 64 के बीच में, ये पढ़ना है। उसके बाद रियासतों, इसके बारे में पढ़ना है कि कौन, कश्मीर का क्या, जूनागढ़ का क्या क्या मामला था, सब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। एकीकरण कैसे किया गया, सरदार पटेल की क्या भूमिका थी एकीकृत करने में सब को, निर्वाचन की राजनीति क्या थी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, आज़ादी तक आ रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर आज़ादी तक आ रहे हैं। 1947 के बाद जाति एवं नृजातित्व, ठीक है, समझिए अब आज़ादी के बाद का भारत, मैंने आपको सिलेबस में डिटेल बताया है। आज़ादी के बाद देखिए 1947 के बाद जाति एवं नृजातित्व, यहाँ देखिए, उत्तर औपनिवेशिक निर्वाचन राजनीति में पिछड़ी जातियाँ एवं जातियाँ, दलित आंदोलन, ठीक है, कितने दलित आंदोलन हुए उनके बारे में समझना है आपको, पिछड़ी जातियों के बारे में और जनजातियों के बारे में सुनाना है। यहीं पर आरक्षण का प्रश्न उठता है, ये सब उसी में हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर औपनिवेशिक और निर्वाचन और राजनीति के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उसमें ये था। आगे देखिए यहाँ पे 15 टॉपिक क्या है, 15 नंबर, यहाँ पर देखिए आप लिख रहे होंगे आर्थिक विकास एवं राजनीतिक परिवर्तन, ये सब आप लिखते चलिए, आर्थिक विकास और राजनीतिक परिवर्तन। अब राजनीति का अब संक्षेप बदल जाता है, यहाँ देखिए इसका अर्थ क्या हो जाता है, भूमि सुधार योजना एवं ग्रामीण पुनर्रचना की राजनीति, ठीक है। उत्तर औपनिवेशिक भारत में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण नीति विज्ञान की तरक्की, समझिए अब जो है आर्थिक विकास और राजनीतिक परिवर्तन होने लगा, यहाँ पर भूमि सुधार होने लगा, योजनाएं आने लगी, ग्रामीण पुनर्रचना करने लगी, है ना, क्योंकि आज़ादी के बाद ग्रामीणों में बहुत सारा अकाल वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ कैसे उसको ये किया गया। राजनीति पढ़ेंगे, उत्तर औपनिवेशिक भारत में पारिस्थितिकी की एवं पर्यावरण, है ना, यहाँ पर देखिए ये पढ़ेंगे, और ये पर्यावरण इन्वायरमेंट, है ना, नीति क्या था और विज्ञान की तरक्की कैसे हम लोग हो गई। नेहरू जो आए थे तब हम लोग का, नेहरू की नीति भारत को लेके बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत सारे IIT सेंटर है वो ओपन किए, जैसे कि दिल्ली में और भी जगह, तो वो बहुत ही विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही फायदे होगा। और कृषि के लिए भी मैं बताऊंगा कि आज़ादी से पहले कितने विश्वविद्यालय थे कृषि को लेके और उसके बाद कितने हुए, ये सब मैं चलाऊंगा। यहाँ देखिए
अगला टॉपिक नोट करिए क्या लिखा हुआ है, प्रबोध एवं आधुनिक विचार। ठीक है, प्रबोध एवं आधुनिक विचार। प्रबोध, इसमें 3 पॉइंट दिया है। प्रबोध के प्रमुख विचार कांट, रूसो। कौन कौन को पढ़ना है, प्रबोध के विषय में पढ़ना है, कहाँ कहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, कांट, रूसो। ठीक है, कांट और रूसो को पढ़ेंगे। औपनिवेशिक, यहाँ देखिए औपनिवेशिक, सॉरी, यहाँ प्रबोध के विषय में किसको, कांट और रूसो को पढ़ेंगे। उपनिवेशों में प्रबोध प्रसार कैसे हुआ ये पढ़ेंगे। उपनिवेशों में समाजवादी विचारों का उदय कैसे हुआ, मार्क्स तक। ठीक है, मार्क्स तक, मार्क्सवाद क्या है सब समझेंगे। समाजवाद का प्रसार मार्क्स के द्वारा जो किया गया, इसको पढ़ेंगे कि कैसे समाजवाद का प्रसार हुआ। मार्क्स को पूरा अच्छा से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसका बहुत ही योगदान है समाजवाद के प्रसार में। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। आधुनिक राजनीति के मूल स्रोत, आधुनिक राजनीति के मूल स्रोत, यहाँ देखिए, राजनीति के मूल स्रोत, यूरोपीय राष्ट्रीय प्रणाली। यहाँ देखिए, यूरोपीय राष्ट्रीय प्रणाली को पढ़ेंगे। अमेरिकी है ना, फिर से समझिए, यूरोपीय राष्ट्रीय प्रणाली। यहाँ देखिए, यूरोपीय राष्ट्रीय प्रणाली, अमेरिकी क्रांति एवं संविधान। हम लोग थोड़ा विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, उसके परिणाम, और 1789 से आपको यहाँ तक, एक सेकेंड, यहाँ तक आपका क्या हो गया, यहाँ तक आपका हो गया मॉडर्न इंडिया। ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू होता है। ठीक है, यही बात है ना। यहाँ देखिए, देखिए आपको ये सब पढ़ना है, आपको आर्थिक रचना। ठीक है, यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू हो गया। और अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, एक मिनट, यहाँ यूरोप में राष्ट्रीय प्रणाली कैसी थी, अमेरिकी क्रांति एवं संविधान, वहाँ का क्या है, तुलना भी करना है आपको, भारत का संविधान से अमेरिकी संविधान का तुलना भी करना है आपको। ठीक है, ये सब मैं करवाऊंगा। और फिर फ्रांसीसी क्रांति एवं उसके परिणाम क्या हुए, 1789 से 1818 तक, है ना। अब्राहम लिंकन के संदर्भ में अमेरिकी सिविल युद्ध एवं दास्ता का उन्मूलन, है ना, कैसे हुआ, ब्लैक्स और वहाँ पे चलता था, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स को बहुत ही बेहतरीन मैं किताबें बताऊंगा, उसमें मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप बस देखते रहिए। ब्रिटिश गणतंत्रात्मक राजनीति, ब्रिटिश का गणतंत्रात्मक राजनीति क्या था, कब से कब, यहाँ देखिए, यहाँ पर डेट दिया हुआ, 1815 से 1880, 1815 से 1850 तक। ठीक है, संसदीय सुधार, मुक्त व्यापारी, चार्टरवादी। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। संसदवादी सुधार क्या हुआ ब्रिटिश में। ठीक है, मुक्त व्यापारी कैसे उसका, और चार्टरवाद, ये सब कैसे वहाँ पर आया, ये सब के बारे में आराम से हम लोग पढ़ेंगे डिटेल वाइज। अब और आइए देखिए, औद्योगिकरण, है ना, औद्योगिकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे औद्योगिकरण के बारे में, औद्योगिकरण के बारे में आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अंग्रेज औद्योगिक क्रांति। ठीक है, औद्योगिक क्रांति बहुत आपको सुने होंगे आप लोग, इसी से हम लोग बहुत अच्छा से इसको समझिए। कारण एवं समाज का प्रभाव, कैसे औद्योगिक क्रांति का क्या कारण रहा और उसका क्या समाज पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, कैसे लोगों ने उसका विरोध किया या फिर उसको ग्रहण किया बाद में। अन्य देशों में औद्योगिकरण क्या चल रहा था उस वक्त भारत के संदर्भ में भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, भारत के संदर्भ में भी, यूएसए में क्या चल रहा था, जर्मनी में क्या चल रहा था, रूस में क्या चल रहा था, जापान में क्या चल रहा था, ये सब का तुलना करना है आपको भारत से। ठीक है, ये भी हम लोग करेंगे। औद्योगिकरण एवं भूमंडलीकरण, औद्योगिकरण आपको पढ़ना है और भूमंडलीकरण पढ़ना है। ठीक है, ये सब आप लोग काफ़ी बार सुन चुके होंगे, इसके बारे में डिटेल मैं लिखवा दूंगा, सब कुछ आप लिख के रखिएगा। राष्ट्रीय राज्य प्रणाली, राष्ट्रीय राज्य प्रणाली में क्या क्या पढ़ना है आपको, लिख रहे होंगे आप। देखिए, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी में कैसे हो रहा था वो देखना है। राष्ट्रवाद, जर्मनी और इटली में राज्य निर्माण। ठीक है, जर्मनी और इटली में क्या होगा, राष्ट्रवाद का निर्माण। ठीक है, पूरे विश्व में राष्ट्रीयता के आविर्भाव के समक्ष साम्राज्यों का विघटन, कैसे साम्राज्यों का विघटन हो रहा है पूरे विश्व में राष्ट्रीयता के आविर्भाव में। ठीक है, इसके समक्ष इसको हम पढ़ेंगे। पूरा देश का एक, रूस, अमेरिका, चाइना, नेपाल, ये सब जो भी उस वक्त देश थे, उन सब में क्या राजनीतिक कंडीशन थी और क्या इंटरलिंक थे, सब हम समझेंगे विश्व इतिहास में, वही मैप के साथ। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद, यहाँ देखिए, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया आपने देख लिया है। दक्षिण में लातिनी, यहाँ पर जो भी दिया है सारे देश आ जाएंगे इसमें। ठीक है, हम लोग देश वाइज करेंगे। लातिनी अमेरिका एवं दक्षिण अफ्रीका, लातिन अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे। साम्राज्यवाद एवं मुक्त व्यापार, नव साम्राज्यवाद का उदय। क्या यहाँ फिर से एक बार बता दूं मैं, साम्राज्यवाद और उप साम्राज्यवाद में क्या बोला कि भारत का जो दक्षिण पठान वाला ये भी हिस्सा, दक्षिण पूरा एशिया। ठीक है, आपको है ना, इधर देखिए, यहाँ पर इधर आपको लातिन अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया, और फिर आपको
क्या कहते हैं, इस सब देशों में जो भी चल रहा था साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, उन सब के बारे में समझेंगे। यहाँ देखिए, नोट डाउन करिए, क्रांति एवं प्रतिक्रांति, है ना, क्रांति एवं प्रतिक्रांति, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, 19वीं शताब्दी यूरोपीय क्रांतियाँ। ठीक है, यूरोप में जो 19वीं शताब्दी में क्रांतियाँ हो रही थी, बेसिक हम लोग को अंडरस्टैंडिंग लेना है, क्या उसका कारण था। 1917 से 1921 में रूसी क्रांति कैसे हुई, ये समझना है आपको। 1917 से 1971 क्या हुआ था, रूसी क्रांति, इसको सुना। यूरोपीय क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति। फ्रांसीसी इसमें नहीं है शायद, फ्रांसीसी पीछे ही हमने पढ़ रखा है, फ्रांसीसी भी पढ़ना है, पीछे पढ़ रखा है हमने। फासीवाद, प्रतिक्रांति, इटली, जर्मनी, इन सब में क्या क्या क्रांतियाँ हो रही थी, फासीवाद, है ना, फासीवाद को उसको समझना है। 1949 की चीनी क्रांति, देखा मैंने बताया था चीन को अलग से हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। 1949 का चीनी क्रांति, चीन में क्यों क्रांति हुई थी, क्या क्या चीन आज भारत से आगे क्यों बढ़ गया, ये सारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे तो हम लोग को समझ आएगा, हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं इससे। विश्व युद्ध, यहाँ समझिए, विश्व युद्ध संपूर्ण युद्ध के रूप में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध सामाजिक नीति निहितार्थ, है ना। कौन कौन सा विश्व युद्ध, ये समझिए। विश्व युद्ध आ गया तो आप समझ जाएंगे कि 2 विश्व युद्ध हुआ है, तृतीय होने की संभावना है, लेकिन होगा नहीं अभी तो, है ना। और इतिहास खुद को दोहराता भी है, तो हो भी सकता है, आप ये देख लीजिए दोनों कितने तर्कपूर्वक लगते हैं ये बातें। क्या क्या पढ़ना है, संपूर्ण युद्ध के रूप में प्रथम एवं द्वितीय क्या विश्व युद्ध, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। उसका रोल बताएंगे, उस वक्त भारत में क्या चल रहा था, ये भी आपको पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध कारण परिणाम, द्वितीय विश्व युद्ध कारण परिणाम, बस यही है। आपको प्रथम विश्व युद्ध का कारण परिणाम पढ़ना है, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण परिणाम, और भारत का संदर्भ भी पढ़ना। आगे देखिए, ये विश्व इतिहास में आपको एक चीज़ और पढ़ना है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व, समझ रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो उसके बाद का विश्व आज कैसा है, 2 शक्तियों का आविर्भाव हुआ आज तो, है ना, एक इधर हो गया USSR, और एक इधर चला गया USA, ठीक है, ये 2 हो गया। तृतीय विश्व एवं गुट निरपेक्षता का आविर्भाव, तृतीय विश्व का एक नया, है ना, या फिर गुट निरपेक्षता का एक नया प्रसंग आया, जिसमें भारत का बहुत भूमिका है। इसको आप अच्छे से समझेंगे कि कैसे उन लोगों को, उन विकासशील देशों को भारत जैसे देश ने सहायता प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं वैश्विक विवाद, ये समझिए, इसको भी समझेंगे कि संयुक्त राष्ट्र का क्या प्रभाव था, उसका संघ का, और वैश्विक विवाद क्या है। यहाँ देखिए, आज भी अमेरिका की उतनी ही वैल्यू है। यहाँ देखिए, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति, इसको आपको पढ़ना है। लातीन अमेरिका, बोलीवर, इसको पढ़ना है। अरब विश्वामित्र, अफ्रीका रंगभेद और से गणतंत्र तक, ये एक बेहतरीन चीज़ है। अफ्रीका का कंडीशन एकदम रंगभेद से कैसे शुरू हुआ, ठीक है, ब्लैक और वाइट। आपने देखा होगा कि चेस जो होता है उसमें 2 गोटियाँ होती है, इधर और इधर, है ना, और इधर में ब्लैक रहता है और इधर में ब्राउन, इधर में वाइट, आखिर क्यों, और दोनों को लड़वाया जाता है। यहाँ पर आपने सुन रखा होगा ये चीज़, क्यों, ये चीज़ आपको सोचना से पड़ेगा, ठीक है, क्यों आखिर ऐसा होता है कि चेस में आपको ब्लैक और वाइट लड़ाता है आपस में। ये दूसरे रंग के भी तो हो सकते थे, ये शुरू से हमारी मानसिकता है। आगे क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया वियतनाम, है ना, एशिया वियतनाम, दक्षिण पूर्व एशिया को पढ़ना है, वियतनाम को पढ़ना है। आगे देखिए, अभी सिलेबस थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, पर एक बार आप इसे करते चले जाएंगे तो ये बहुत ही, विश्वास रखिए, बहुत ही छोटा हो जाएगा। विऔपनिवेशीकरण एवं अल्प विकास, विऔपनिवेशीकरण और अल्प विकास में क्या क्या, विकास के बाधक कारक, है ना, कौन कौन से कारक, लातीन अमेरिका और अफ्रीका, ये दोनों को पढ़ना है आपको, ठीक है। विऔपनिवेशीकरण और अल्प विकास, ये पढ़ना है। उसके बाद यहाँ देखिए, यूरोप का एकीकरण, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यूरोप का एकीकरण, ठीक है, ये वाला। अब क्या है, यूरोप में युद्धोत्तर संस्थापनाएं, नाटो एवं यूरोपीय समुदाय, यूरोपीय कम्युनिटी, है ना, ये आपको पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, यूरोपीय समुदाय, यूरोपियन कम्युनिटी का सुदृढ़ीकरण एवं प्रसार। तीसरा क्या पढ़ना है, यूरोपीय संघ, ये आपको पढ़ना है। यूरोप का एकीकरण, यूरोप के बारे में पढ़ना है कि यूरोप का एकीकरण कैसे हुआ खासतौर पे। यहाँ देखिए, अगला क्या है, नोट डाउन करिए,
ये अंतिम टॉपिक है इसका, ये नोट डाउन करिए। सोवियत यूनियन का विघटन एवं एक ध्रुवीय विश्व का उदय। ठीक है, आपने ये सुन रखा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व इतिहास में अभी तक हमने जो पढ़ा उसका लास्ट कंक्लूजन यहीं पे आता है कि सोवियत यूनियन का विघटन कैसे हो गया, सोवियत संघ का कैसे विघटन हो गया, कितने देशों में टूट गया, क्यों टूटा, और उन देशों के क्या कंडीशन है आज, और आज युद्ध जो हो रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम लोग उसमें पढ़ेंगे। और एक ध्रुवीय विश्व का उदय कैसे हो गया, यूएसए कैसे उसमें ये कर रहा है। यहाँ देखिए, सोवियत साम्यवाद एवं सोवियत यूनियन को निपात तक है ना, निपात तक पहुंचाने वाले कारक कौन कौन से कारक थे, ये पढ़ना 1985 से 1991 तक, 1985 से 1991 तक। पूर्वी यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन समझना है हमें, पूर्वी यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कैसे हो रहा है। ठीक है, और वहाँ पर कब का टाइम पीरियड, 1989 है ना, 89 से 2001 तक, 1989 टू 2001 है ना। शीत युद्ध का अंत एवं अकेली महाशक्ति के रूप में यूएस का उत्कर्ष। शीत युद्ध का अंत, शीत युद्ध के बारे में आपको पढ़ना होगा। शीत युद्ध समझते हैं ना, ऐसा ठंडा युद्ध कि एक दूसरे के पक्ष में ना आना और फिर भी युद्ध करना, एक दूसरे से डायरेक्ट युद्ध किए बिना करना, और उसका अंत हुआ और अकेले महाशक्ति के रूप में यूएसए का उत्कर्ष हो गया। आज भी यूएसए का उत्कर्ष बना हुआ है, तो हमें इन सब को पढ़ना है। आगे अन्य भी चीज़ें हैं, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक मिनट में यहाँ बताता हूँ, ध्यान दीजिए। मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए आपको मैंने हिस्ट्री का क्या किया, पेपर ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 है ना। यहाँ पर क्या बताया ऑप्शनल 1 में, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, ये दोनों मैंने बताया, आप समझ गए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, समझ गया। 2, 3, 4 ये सब बनाना है, 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बनाना है, ये समझ गए आप लोग को। ये जो हिस्ट्री का पेपर 2 है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडिया। ठीक है, ये पढ़ना है, इसमें भी 5, 6, 7 और 8, जिसमें से 5 कंपलसरी है। ठीक है, और इन सब को मिला के 5 क्वेश्चन बनाना है, ये आप समझ गए। इसी प्रकार से अब मैं आपको क्या करूँगा, एक बार फिर आप देखिए, आपको अगले वीडियो में मैं यहाँ समझिए, वहाँ पे मैं हिंदी लिटरेचर का मैं आपको सिलेबस एनालाइज कराऊंगा, पेपर 1 और पेपर 2 का। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, इसका सिलेबस मैं बताऊंगा। और आप लोग देखते रहिए वीडियो, कमेंट करिए अगर कोई भी डाउट है हिस्ट्री ऑप्शनल लेने के विषय में, या हिंदी ऑप्शनल या अन्य विषय आप लेना चाहते हैं, या ग्रेजुएशन में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ये आप हमको बताइए कि ग्रेजुएशन में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे। आप लोग यहाँ पे बने रहे हमारे साथ, मेरे साथ, इसलिए आपको मैं फिर से एक बार थैंक यू करता हूँ। थैंक यू।